वो एक विशाल तूफान है, हमारे सूर्य की तरह ही गुरु भी। पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दी। ये टिकट वाला आगे हमारा टिकट हम अभी मून पे गए ना तो अपना वेट है ना सीधा डाउन हो जाएगा। ओनली 3.5 किलो किती असेल हे तुमचं ते बघू ना हे पुढे हे तुझं किती आलं सनवरती का दिसलं नाही किती मार्चवरती बघा किती आहे हाऊ मच 10.7 अजून हे बघ हे जर तू मूनवरती असली असती तर असं दिसलं असतं ग्रह की मिट्टी में अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया गया है। आयरन ऑक्साइड भी जंग। अब यहाँ लड़कियां बैठी है, लेडीज बैठी है, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जंग वही पदार्थ है जो आपके ब्लश में और रूज में पाया जाता है। तो एक प्रकार से हम अपने चेहरे पर जंग लगा रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंगल ग्रह की मिट्टी को चेहरे पर ब्लश की तरह लगाएंगे। मंगल के वातावरण में
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। तो क्या हम यहाँ सांस ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं। मंगल पर 2 चंद्र है, फोमोस और डीमोस। अब आपको पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, लेकिन हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब इसके बाद आपको लगेगा कि मैं गुरु के बारे में जानकारी देना शुरू करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु और मंगल ग्रह के बीच में हमें बहुत सारे पत्थरों के टुकड़ों का एक पट्टा दिखाई देता है, जिन्हें हम लघु ग्रहों का पट्टा या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें भी सौर मंडल का हिस्सा माना गया है। ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु यदि सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे सौर मंडल का हिस्सा मानना। कितने चंद्र है? वेरी गुड, 95 मून्स, 95 चंद्र है। गुरु के बाद देखते हैं वलयधारी शनि। यदि आपने शनि को दूरबीन से देखा होगा तो वो बहुत सुंदर दिखता है और इसका कारण है उसके रिंग्स। शनि भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसकी घनता बहुत कम है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप शनि को समंदर में डाल देंगे तो वो पानी की सतह पर तैर जाएगा। और हमारे सौर मंडल में शनि को सबसे ज्यादा चंद्र है, 146, 146 मून्स। बुध ग्रह से लेकर शनि तक के सारे ग्रहों को हम हमारी कोरी आंखों से रात के आकाश में बिना दूरबीन के देख सकते हैं, लेकिन शनि के बाद के ग्रहों को देखने के लिए आपको दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी। यूरेनस ऐसा पहला ग्रह है जो दूरबीन से ढूंढा गया था, पर विलियम हर्शल। इसकी कक्ष सौरमंडल में सबसे ज्यादा झुकी है और इसे 28 चंद्र है। यूरेनस के बाद नहीं आता है 8वां और आखिरी ग्रह नेपच्यून और इसे 16 चंद्र है। बुध ग्रह से लेकर मंगल तक के सारे ग्रहों को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसका अर्थ ये है कि इन ग्रहों को सतह है, जमीन है, आप इन ग्रहों पर उतर सकते हैं, चल सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। गुरु से लेकर नेपच्यून तक के सारे ग्रहों को हम गैस दिग्गज कहते हैं, गैस जायंट्स। इसका अर्थ ये है कि इन ग्रहों को किसी भी प्रकार की सतह नहीं, जमीन नहीं, आप इन ग्रहों पर कभी भी उतर नहीं सकते, चल नहीं सकते, लैंड नहीं कर सकते। ये गैस के बहुत बड़े गोले हैं। नेपच्यून के बाद नजर आता है प्लूटो, लेकिन क्या प्लूटो ग्रह है? तो फिर वो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट, बॉर्न आर ग्रह, छोटा ग्रह। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है? वेरी गुड। तो बच्चों ने सही जवाब दिया है कि प्लूटो साइज में काफी छोटा है और प्लूटो की कक्षा के पीछे हमें 700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो प्लूटो से साइज में बड़े हैं। तो यदि आप प्लूटो को ग्रह मानते हैं तो उन 700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपको ग्रह मानना होगा। और बच्चों, आप भी सोचिए कि 700 प्लैनेट्स की नाम याद रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ चित्र में दर्शाया है प्लूटो की कक्षा नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश करती है। प्लैनेटरी डायनामिक्स में ऐसा करना मना है। आप देख सकते हैं अन्य कोई भी ग्रह किसी और ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं कर रहा, सिर्फ प्लूटो नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर रहा है। इसलिए प्लूटो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट। अब आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए। जो दर्शक पीछे खड़े हैं, कृपया शांति बनाए रखें। ये है रात के आकाश का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ जो अलग अलग देशों से लिया है और साथ में स्टैम्प किया है। और बीच में आप देख रहे हैं हमारी आकाशगंगा मंडल, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा में 400 अरब तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स। अब 400 अरब यानी कितना? तो 400 के पीछे आपको 9 शून्य और लगाने पड़ेंगे। इतने सारे तारे हमारी आकाशगंगा में हैं और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र में ही नहीं है, हम केंद्र से कुछ दूर यहाँ है। हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीकी तारा अल्फा सेंटोरी भी यहाँ दर्शाया है, जो हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब 4 प्रकाश वर्ष यानी कितना? तो यदि आज आप पृथ्वी से रॉकेट लेकर निकलते हैं तो अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में आपको लग सकते हैं 90,000 साल। तो आप समझ गए हैं कि हमारे सबसे नजदीकी तारा भी
इतना नजदीक नहीं, और सौर मंडल के बाहर कहीं भी प्रवास करना इतना सरल और आसान नहीं है। अब मैं जानकारी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका शो शुरू होने में अभी भी 20 मिनट है, तो यहाँ एग्जीबिशन एरिया में समय बिताएं, फोटोग्राफी करें, क्योंकि यहाँ से ऊपर आकाशगृह में जाने के बाद आप दोबारा यहाँ नहीं आ पाओगे। एग्जिट दूसरी ओर है। आपके सीट नंबर्स आपके टिकट पर छपे हैं, तो आपके टिकट संभाल के रखें। धन्यवाद। टाइम झोन मुंबई 16:32 सिंगापूर टायमिंग 7 कॅनडामध्ये 4 प्रेस कर मागे झोपून बघायचं कर ना. काही होत नाही एकदा फोटो काढून एवढं होतं तुमचं दाखव बस एवढंच करायचं एवढंच होतं हे तसं पाहिलं विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती। गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। से बिल्कुल हमारे सूरज की तरह पर काफी दूरी पर थे।
विशाल दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारी सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की ते